हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस सेट 3 मॉडल सेट जो 3 है उसको हम देखने वाले हैं। तो इस सेट में हम देखेंगे क्वेश्चन सेट 3 में क्या देखेंगे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का मान क्या दिया हो 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर हम इसमें मुख्य अक्ष इस तरह से दे दिए, इसके समांतर आ रही आपतन आपतित किरण और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से चली जाती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आप इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। यदि आप नहीं देखे हैं तो साइंस का हम सेट 1 और सेट 2 बता चुके हैं, आप उसमें एक बार जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि किसी भी वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी का क्या हो जाता है, दुगुनी होता है। तो यहाँ मेरा मान दिया है, तो वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर, तो हम फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू हो जाएगा r/2। यानी यहाँ r का मान जो मान दिया है 54 सेंटीमीटर, 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 27। यानी ऑप्शन नंबर 27 जिसमें है ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 27 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन बात करें कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर रखने से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 5 का बी जो हो जाएगा, 5 का बी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कहाँ पे कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, तो कौन से नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन को बतलाता है। ये क्या करता है कि यदि इस तरह से एक माध्यम है, ये इधर से एक माध्यम से आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना जो फिक्स लाइन जिस रास्ता में वो आ रहा है उधर नहीं जा पा रहा, तो ये प्रकाश का अपवर्तन नियम होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो वायु में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे उस लेंस के सामने किस स्थान पर उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे हम रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच रखने पर ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रा डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ उत्पन्न आवर्धन जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ सेंटीमीटर 10 ऊंचाई एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, तो इसका आवर्धन कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है उससे हम दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाना, दूर की वस्तु को नहीं देख पाना। तो दूर की वस्तु को हम क्लियर देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो होगा वो अनंत होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर यदि पूछता निकट बिंदु तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। आप दोनों ही ऑप्शन जो है कि क्वेश्चन को अच्छा से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि दिए गए किस जे प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो किस जे प्रक्रम से शोषण एक ऐसा जे प्रक्रम है
जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के थैली में या पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और संयोजन अभिक्रिया बना लेता है, इसलिए जंग लगना को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि उपचयन अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है कार्बन में जुड़ रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर जिंक और जिंक ऑक्साइड, बी नंबर जिंक है, सी नंबर जिंक है और डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार देखते हैं कि अभिकारक में जितने भी तत्व होता है उत्पाद के तत्व के बराबर यदि हो तो वह क्या होता है, समीकरण संतुलित कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसे हम अच्छे से अगर देखेंगे तो मिलता है हमें कि ए नंबर का जो ऑप्शन है कि यहाँ देख रहे हैं कि ए में AgNO3 प्लस NaCl है, NO3 प्लस AgCl, यानी यहाँ जितना Ag है इधर भी Ag जितना है इधर भी उतना ही Ag है एक। उसके बाद यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन एक इधर एक है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन हमको एक मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन होता है NO3 देखेंगे अगर पूरा तो यहाँ एक मिलेगा, यहाँ भी NO3 एक है। इसी तरह सोडियम बाएं तरफ एक है तो इधर भी बाएं तरफ एक, क्लोरीन एक है तो इधर भी, यानी दोनों ओर के तत्व समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो लिटमस एक ऐसा है जो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 21 कि एक क्या दिया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लोन का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 का देखेंगे तो 22 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे CaSO4 और हाफ H2O, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 23 नंबर, तो 23 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए समीकरण में देख रहे हैं कि दो अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 की खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टे फल में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल, यानी 24 का जो ऑप्शन होगा वो बी है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बात करें 25 की कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो 25 नंबर का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सही हो जाएगा। 25 का बी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन बात करें कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। तो वो क्लियर है कि वह अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, यहाँ पे 7 से एक ही ऑप्शन है मात्र सी जिसमें कम दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 27 देखेंगे अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो अमीबा जो अपना किस अंग में भोजन का पाचन करता है, तो खाद्य रिक्तिका होता है जहाँ पे वो भोजन का पाचन करता है। 28 नंबर की बात करें तो वह है 28 नंबर की पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो वो है कि पैप्सिन जो है भोजन में क्या करता है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में क्या कर लेता है कि प्रोटीन का पाचन करता है पैप्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी है सही। अगला क्वेश्चन बात करें 29 नंबर, तो 29 नंबर में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में किस जीव प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो इससे पहले के सेट में हम सेट 2 में इसको देख चुके हैं कि अमीबा को हम लोग समभोजी पोषण जैसे प्राणी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय लिखा हुआ है या क्षारीय करता है, इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो 31 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पित्त क्या कर देता, थोड़ा सा क्षारीय बना देता। अगला क्वेश्चन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वृक्काणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पीकरण के द्वारा नहीं होता है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी जो है। डी में हम लोग देखेंगे ये भोजन का संवहन, डी में क्या हो जाएगा, ये भोजन का संवहन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है 33 का सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 34 नंबर, तो वहाँ हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो पपीता। पपीता एकमात्र ऐसा पौधा है जो एक लिंगी है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 35 नंबर, तो 35 नंबर है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो 35 नंबर में हम देखेंगे इस चित्र में कि कौन सा जनन को, यहाँ पे देखेंगे बहुखंडन, मुकुलन, विकर्णन, पुनरुत्थान। तो ये है जो ये मुकुलन विधि को दर्शाता है। ये फिगर क्या दर्शाता है? मुकुलन विधि को। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 36 नंबर की बात करें तो वह है क्या कि 36 में कि लड़कों में होना यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। अगर लड़कियों में पूछा जाता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लेकिन यहाँ पूछा गया लड़कों में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बात करें निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी सो है, बाकी जितने भी सब पुरुष जनन तंत्र का। अगला क्वेश्चन बात करें तो हम देखेंगे हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो ये नहीं होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन बात करें तो 39 नंबर के निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसको हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे कि जैव मात्रा स्रोत का ऊर्जा उदाहरण नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन है इसमें से सी नाभिकीय ऊर्जा, जो जैव क्या दिया, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूं। और परीक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो अगर यदि आप इस सभी सेट को बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए